नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं तो आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में और आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना होता है। मतलब कि आपको पर्यावरण के बारे में समझना होता है। पर्यावरण, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, ये आपके पेपर का नाम होता है। तो ये 3 टॉपिक बेसिकली आपको देखने होते हैं। देखिए, पर्यावरण में आपका पर्यावरण तो शामिल ही है, इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र, इसके अलावा जैव विविधता, ठीक है, या ऐसे सतत विकास, संपोषणीय विकास, और इसके अलावा भूमि का जो अपर्दन हो रहा है वो सब, ठीक है। तो ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या जो पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है, अवनयन हो रहा है, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। तो इन सभी टॉपिक से, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से आपदाएं आती हैं और आपदाओं का एक प्रकार से कैसे हम उससे गुजरते हैं, आपदाओं से कैसे हम उबरते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानना है। आपदा कोई आई तो आपदा से जान माल का खतरा कम कैसे किया जाए, लोगों की रक्षा कैसे की जाए, लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, किस आपदा के बाद में एक प्रकार से कितनी हानियाँ होती हैं और उससे क्या लाभ, तो ऐसे आपदाओं से कम होते हैं, हानियाँ ज़्यादा होती हैं। तो वो हानियाँ ना हो, उन हानियों को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएँ, ये तमाम प्रकार के एक प्रकार से जो चीज़ें होती हैं वो आप आपदा प्रबंधन में समझते हैं। जलवायु परिवर्तन बड़े लंबे समय की एक प्रक्रिया होती है। बहुत लंबे समय के बाद में तापमान में और इन सभी चीज़ों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जलवायु में परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो यही 3 टॉपिक पर बेसिकली पूरा का पूरा आपका घूमेगा, पूरा का पूरा जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर का। तो आइए हम चर्चा करते हैं पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से बनने वाले वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो कि लगातार पिछले 3 वर्षों से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में पिछले 2-3 वर्षों में लगातार आए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए इस क्लास का नाम मैंने रखा महासंग्राम रिवीजन क्लास। 2024, 25, 26, 27, 28 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। ये एक प्रकार से रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। अब आइए एक एक प्रश्नों को हम बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत ही अस्थिलई के साथ, अस्थिलई मतलब समझ रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा करके आगे बढ़ूंगा, परेशान ना हो उसके लिए, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना के बारे में कुछ बताएं। पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण मतलब होता है इन्वायरमेंट, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी पर्यावरण को कैसे तालमेल या पर्यावरण का मैनेज कैसे किया जाए, पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें एक प्रकार से कमी ना आने दी जाए, पर्यावरण की जो क्वालिटी है जो प्रकृति के द्वारा उसको सेट की गई है वो चीज़ एक प्रकार से बनाई रखी जा सके। तो पर्यावरण प्रबंधन मतलब पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाए, ना पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की जाए, पर्यावरण जैसा है वैसा रहना चाहिए। पर्यावरण से चूँकि हम भी प्रभावित होते हैं और पर्यावरण हमको भी प्रभावित करता है, हम उसको भी प्रभावित करते हैं। तो ऐसा तालमेल बना रहे मनुष्य और पर्यावरण के बीच में, जिससे पर्यावरण का भी अस्तित्व संकट में ना आए और मनुष्य का अस्तित्व भी संकट में ना आए, वही को पर्यावरण प्रबंधन कहते हैं। वस्तुतः पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना मानव तथा प्रकृति के मध्य संतुलित सामंजस्य से संबंधित है, यानी कि प्रकृति यानी नेचर और मनुष्य यानी ह्यूमन, तो ह्यूमन एंड नेचर दोनों से एक प्रकार से रिलेटेड है, दोनों के तालमेल सामंजस्य से संबंधित है। यानी अगर मनुष्य चाहेगा तो प्रकृति को ख़त्म कर सकता है, प्रकृति चाहेगी तो मनुष्य को ख़त्म कर सकती है। हालांकि प्रकृति ज़्यादा पावरफुल है, मनुष्य कम पावरफुल है। इसको लेकर के कई विद्वानों ने अलग अलग देशों के तमाम सिद्धांत भी दिए हैं। उस पर डिबेट है, लंबा डिबेट होगा, तो उसको अगर हम चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। तो मानव तथा प्रकृति के मध्य संतुलित सामंजस्य से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं भूमि यानी कि जो मृदा है अपनी, वो मिट्टी वगैरह हो गई, वायु, वनस्पतियाँ, जंगली जीव या जंगल जीव जंतु जो तमाम सारे हैं, खनिज संसाधनों की अधिकतम संभव कुशल व्यवस्था सम्मिलित होती है, यानी कि जिससे भूमि, मिट्टी, वायु, वनस्पति और जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, ये सब आपस में तालमेल बैठा करके आगे बढ़ते हैं। अगर मिट्टी की गुणवत्ता आप छीण करेंगे तो मिट्टी एक प्रकार से जो उसकी उर्वरक क्षमता है वो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे उपलब्ध अनाज नहीं हो पाएंगे, मतलब कि जो हमको चाहिए होते हैं, ऐसे में हम भूखों मर जाएंगे। तो इस स्थिति में प्रकृति जब चाहेगी तब मनुष्य का निरसन कर सकती है, मनुष्य का एलिमिनेशन कर सकती है। यानी मनुष्य कहीं ना कहीं पे प्रकृति जो नियम कायदे हैं उनके हिसाब से अगर नहीं चलता है
तो प्रकृति मनुष्य को ख़त्म कर सकती है। तमाम प्रकार की ऐसी आपदाएं प्राकृतिक आ जाएंगी जिसकी वजह से मनुष्य खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि पर्यावरण प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एक दूसरे के पर्यायी हैं। पर्यायवाची है, मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे आप प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात करते हैं, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, आप उनके मैनेजमेंट की बात करें या आप पर्यावरण के मैनेजमेंट की बात करें, दोनों शब्द का मतलब एक ही जैसा होता है, दोनों का अर्थ भी एक ही होता है। ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन की मुख्य संकल्पना पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन की संकल्पना ही है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? ऐसा तंत्र, ऐसा जाल, ऐसी व्यवस्था, ठीक है, जहाँ पर ऐसा सिस्टम जहाँ पर क्या हो, तमाम प्रकार के, तमाम प्रजाति के जीव जंतु एक स्थान पर रहते हों और एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रभावित करते हों और पर्यावरण से प्रभावित भी होते हों। ऐसे एरिया विशेष को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे कि झील एक पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। ऐसे ही घास के तमाम सारे मैदान हैं, तमाम प्रकार के इलाके हैं जहाँ पर तमाम प्रकार के जीव जंतु पाते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उससे प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं और नेचर यानी नेचर को प्रभावित भी करते हैं और नेचर से प्रभावित भी होते हैं जीव जंतु। ठीक है, आपस में भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण प्रबंधन का सीधा सीधा मतलब होता है इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करना, ताकि जो एक प्रकार से जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं वो अपने हिसाब से चल सके, उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत कम मात्रा में हो सके, अगर हो भी तो एक प्रकार से सीमित मात्रा में हो, जितना चलाऊ हो, जितना उपयोगी हो, उतने ही चीज़ों का हम उपयोग करें, अन्यथा चीज़ों को प्रयोग ना करें। ठीक है, या बेमतलब की चीज़ों का प्रयोग ना करें, उससे बचें। तो ये होता है पर्यावरण प्रबंधन। आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे आशा है मैंने आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाया। दूसरा प्रश्न, ये सब क्वेश्चंस लगातार परीक्षा में पूछे गए, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है वातावरण नियोजन। वातावरण को भी इन्वायरमेंट कहते हैं और पर्यावरण को भी इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आप वातावरण की बात करें या पर्यावरण की बात करें, दोनों का मतलब सेम होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पर्यावरण नियोजन अथवा वातावरण प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, वही बात यहाँ पर भी है। वातावरण या पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लान करना, ठीक है, नियोजन का मतलब होता है प्लान करना। ठीक है, तो प्लान एक मैनेज के मतलब कि मैनेज जो किया जाता है एक प्लान के तहत मैनेजमेंट होता है। तो चाहे आप उसको वातावरण नियोजन बोलो, चाहे वातावरण प्रबंधन बोलो, चाहे पर्यावरण प्रबंधन बोलो, चाहे पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन बोलो, चाहे पारिस्थितिक मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन बोलो, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वातावरण नियोजन का तात्पर्य समुचित संसाधन उपयोग एवं संसाधन प्रबंध से है, यानी कि आप इतने संसाधनों का प्रयोग करें जो कि आपके लिए उचित हों, आपके अकॉर्डिंग हो। संसाधन प्रबंध से है, यानी कि आप ऐसे संसाधनों का दोहन ना करें जिनकी कमी है या जिन मतलब कि आपका काम चल सकता है लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को प्रयोग में ला रहे हो, तो एक प्रकार से आपको नहीं लाना चाहिए। ठीक है, जैसा कि टी.एन. सुखू नाम के एक भूगोलवेत्ता हैं, वो कहते हैं कि वातावरण नियोजन का केंद्रीय विषय यानी कि सेंट्रल सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्राकृतिक और पारिस्थितिकी वातावरण पर मानव कार्यक्रम का दबाव घटाना या अथवा न्यूनतम करना, यानी कि जो प्राकृतिक या जो पारिस्थितिकी जो इन्वायरमेंट है, इसमें मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, मनुष्य के जो कार्यक्रम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उस लगातार बढ़ रहे कार्यक्रम को, उस लगातार बढ़ रहे दबाव को घटाना है, ताकि एक प्रकार से मनुष्य ज़्यादा मात्रा में हावी ना हो जाए पर्यावरण पर, पारिस्थितिकी पर। ठीक है, यह वातावरण में निहित संसाधनों का अधिक उपयोग, अवांछित उपयोग और दुरुपयोग न करने का प्रयास है। क्या वातावरण नियोजन से सीधा सीधा तात्पर्य है कि आप पर्यावरण में मतलब कि जो आप वातावरण में जो तमाम प्रकार के संसाधन, जैसे जलवायु मतलब जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी है या और तमाम प्रकार के खनिज संसाधन हैं, तो उनका उपयोग आप एक प्रकार से अधिक उपयोग ना कर पाएँ। अधिक मतलब कि बेमतलब का उपयोग, अवांछित उपयोग यानी जिसकी ज़रूरत ना हो ऐसा उपयोग ना कर पाएँ। इसके अलावा दुरुपयोग का मतलब क्या होता है कि फर्जी उपयोग कर रहे हैं, आपको ज़रूरत भी नहीं फिर भी आप उपयोग कर रहे हैं, मतलब बिना मतलब के उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे उपयोग को एक प्रकार से कम करने का प्रयास होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वातावरण प्रबंधन यही होता है। वातावरण प्रबंधन या पर्यावरण प्रबंधन के बाद एक और अवधारणा आती है जिसको आप जानते हैं पर्यावरण अवनयन के नाम से। पर्यावरणीय अवनयन, इसका मतलब इन्वायरमेंट होता है, अवनयन मतलब होता है निम्नीकरण, यानी कि पर्यावरण की क्वालिटी में घटोतरी होने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को अवनयन या निम्नीकरण कहते हैं। आपने अगर ध्यान होगा तो कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में एक
चैप्टर आता था ऊंचाई और दूरी का, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें होता था उन्नयन कोण और अवनयन कोण। उन्नयन कोण मतलब ऊंचा वाला कोण, अवनयन कोण मतलब होता है नीचा वाला कोण। ठीक है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो यहाँ पर अवनयन का मतलब होता है पर्यावरण की क्वालिटी में घटोत्तरी होना। अगर उन्नयन होता पर्यावरण उन्नयन तो क्या होता, पर्यावरण की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें धीरे धीरे मनुष्य के हस्तक्षेप के द्वारा, मनुष्य के लगातार बढ़ते संसाधनों के प्रयोग के द्वारा, मनुष्य के विकास यात्रा में तमाम प्रकार के जो मशीनों का प्रयोग होता है उनके द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता लगातार क्षीण हो रही है। इसी गुणवत्ता क्षीण होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को पर्यावरणीय अवनयन या पर्यावरणीय निम्नीकरण या उसी को एक प्रकार से यही कहते हैं पर्यावरणीय निम्नीकरण। ठीक है, यदि मानवीय या अन्य कारकों के कारण, मतलब समझ में आ रहा होगा मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दें। अब यही पर्यावरण अवनयन या पर्यावरण निम्नीकरण आप एक चैप्टर के रूप में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि पर्यावरणीय अवनयन क्या है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पे बातें बैठेंगी। और जब आप अपने एग्जाम में पेपर लिख रहे होंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो ये सारा चीज़ पढ़ रखा है। तो आप अगर 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर होगा, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा। तो आप ज़्यादा फोकस, जो चैप्टर वाइज क्लासेस को लेकर के बच्चे परेशान थे कि गुरुजी चैप्टर वाइज क्लासेस दीजिए, अगर आप मॉडल पेपर या महासंग्राम वीडियो जो मैं लगातार दे रहा हूँ इनको अगर आप देखते रहिएगा, इनको 2-2 बार आप देख लीजिएगा, आपका इससे बाहर आने वाला है नहीं, ये प्रबल दावेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर इन्वायरमेंट, पर्यावरण प्रबंधन और डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको आप बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज, यहाँ से आपके प्रश्न आने हैं तो बस यहीं सबसे आएंगे। मेरा 3-4 मॉडल पेपर या 5 वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, मैं 5 जो है मॉडल पेपर या महासंग्राम वीडियो मिला करके दूंगा। ठीक है, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। अब ये सब अपने आप में एक चैप्टर है जो मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यदि मानवीय या अन्य कारकों के कारण भौतिक पर्यावरण के कुछ घटकों की इतनी अधिक क्षति हो जाती, क्षति मतलब कि कमी हो जाती है या वो हरासमेंट हो जाता है कि उसकी भरपाई अंतः निर्मित स्वतः नियामक क्रियाविधि के द्वारा नहीं हो सकती। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है अंतः निर्मित स्वतः नियामक क्रियाविधि। ये पर्यावरण में मान लेते हैं कि जैसे कि आपने किसी को एक बोतल खून निकलवा के दिया, ठीक है, तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जो खून निकल गया तो अब मेरा खून वो ख़त्म हो गया। नहीं, अब आपका जो खून बनाने का जो मशीन अंदर लगी है आपके शरीर में, वो खून ज़्यादा बनाने लगेगी। ठीक है, यानी कि वो भरपाई करेगी। तो ऐसे में अगर आपने मान लेते हैं कि 1 किलो को, मतलब कि 1 किलो कुछ निकाला या खनिज संसाधनों का प्रयोग किया, ठीक है, आपने 10 किलो ऑक्सीजन आप मतलब मान लेते हैं आपने ग्रहण करी, तो 10 किलो ऑक्सीजन मान लेते हैं आपने ग्रहण करी और 10 किलोमीटर मतलब कि 10 किलोग्राम ऑक्सीजन जो है वो वातावरण अपने प्रक्रिया के द्वारा निकाल रहा है डेली, तो कोई बात नहीं, मैनेज हो गया, बराबर हो गया। लेकिन 10 किलोमीटर एक प्रकार से स्वतः नियामक प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बनाया जा रहा है और आप 20 किलोग्राम जो है ऑक्सीजन का उपयोग कर लेंगे तो 10 किलोग्राम ऑक्सीजन कम ही पड़ जाएगा ना। तो ऐसे में धीरे धीरे उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी, यही एक प्रकार से पर्यावरणीय निम्नीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया है अंतः निर्मित स्वतः नियामक क्रियाविधि, जिसके द्वारा एक प्रकार से भरपाई करी जाती है, जो एक प्रकार से मनुष्य दोहन करता है संसाधनों का, इन चीज़ों का। इससे पर्यावरणीय दशाओं का जैवमंडल के जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर एक प्रकार से स्वतः नियामक क्रिया के द्वारा अगर वो अपनी भरपाई नहीं कर पाता है पर्यावरण, तो एक प्रकार से इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। भौतिक पर्यावरण में इस प्रकार मानव जनित परिवर्तनों को पर्यावरण अवनयन कहते हैं, अर्थात पर्यावरण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पर्यावरण अवनयन वह अवस्था होती है जिसमें पर्यावरण के भौतिक संघटकों में जैविक प्रक्रमों, विशेषता मानव की क्रियाओं के द्वारा इस सीमा तक ह्रास माने कमी कर दी जाती है कि उसे पर्यावरणीय स्वतः नियामक क्रिया के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यही प्रक्रिया एक प्रकार से पर्यावरणीय निम्नीकरण की होती है। मतलब कि आपने इतना दोहन कर लिया कि जितना एक प्रकार से दोबारा प्रकृति अब उसको मैनेज नहीं कर पाती, उसको उस संसाधन को एक प्रकार से नहीं बना पा रही है। ठीक है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव जीवों पर पड़ता है और लोगों पर पड़ता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से पर्यावरणीय निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप ही होता है। ठीक है, अब पर्यावरणीय निम्नीकरण ना हो इसके लिए पर्यावरणीय शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि लोग शिक्षित हों और ऐसा चीज़ ना कर पाएँ। पर्यावरणीय शिक्षा क्या है? प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है, परीक्षा में खूब पूछा गया है।
पर्यावरणीय शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि आप पर्यावरण के बारे में जानें, पर्यावरण क्या है उसके बारे में जानें, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में समझें, पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, पर्यावरण की गुणवत्ता को समझें, पर्यावरणीय मतलब की जो अवनवीनीकरण की प्रक्रिया है, निम्नीकरण की प्रक्रिया, उसके बारे में जानें और उसको रोकने का प्रयास करें। पर्यावरणीय शिक्षा बेसिकली पर्यावरण के बारे में जानकारी देना है। पर्यावरणीय शिक्षा को समझाने के लिए हमें सर्वप्रथम शिक्षा की परिभाषा को समझना होगा। शिक्षा समिति और मतलब कि सीमित और अशिक्षित व्यक्ति के बीच का अंतर होता है। शिक्षा का कार्य व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होकर के अंततः निम्न स्तर पर सर्वव्यापी उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास भी करती है, कुछ सीमा तक व्यक्तित्व का निर्माण भी शिक्षा के द्वारा होता है, यानी शिक्षा के द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। अब पर्सनालिटी आपकी सारी होती है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी, शरीर का बनना ही पर्सनालिटी नहीं कि आपकी शरीर बॉडी बिल्डिंग हो गई तो आपकी पर्सनालिटी ज़बरदस्त है, ठीक है। आपका मेंटल लेवल कैसा, वो भी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। इस शिक्षा की उत्पत्ति व्यक्ति के चतुर्दिक व्याप्त, चतुर्दिक मतलब चारों तरफ व्याप्त, जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट, मैंने आपको शुरुआत के चैप्टर्स में बताया था कि पर्यावरण क्या है, हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, हमको प्रभावित भी करता है और हमसे प्रभावित भी होता है, ठीक है। तो उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति, इस शिक्षा की, पर्यावरणीय शिक्षा की उत्पत्ति व्यक्ति के चतुर्दिक व्याप्त वातावरण यानी पर्यावरण में हुई होती है। पर्यावरण शिक्षा को हम स्वाभाविक या प्राकृतिक, संतुलित या नवीनता एवं परिवर्तन के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा मान सकते हैं। पर्यावरण में अनेक प्रकार के उद्दीपन होते हैं जो विविध प्रकार के मनुष्य को प्रभावित करते हैं और इंद्रिय जन्य ज्ञान के फलस्वरूप मनुष्य को प्रत्येक क्षण, इंद्रिय जन्य मतलब कि जो आँख, कान, नाक यानी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, उनके माध्यम से हमको तमाम प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं और हम ज्ञान प्रदान करते हैं। इन्हीं अनुभूतियों पर पर्यावरणीय शिक्षा आधारित होती है। तो पर्यावरण के बारे में बेसिकली समझना, जानना कि पर्यावरण में क्या गिरावट आ रही है, उसमें एक प्रकार से गिरावट ना आए इसके लिए व्यक्ति को ट्रेंड किया जाए, उसके लिए बच्चे को पहले से पढ़ा दिया जाए, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलें आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। प्रश्न आपका है जैव विविधता। जैव माने होता है जीव, ठीक है। अब इसमें जैव में आपका जीव, मनुष्य, वनस्पतियां सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। अब मनुष्य अगर हटा भी देंगे तब भी वनस्पतियां और जीव जंतु सब इसमें आ जाएंगे जैव में। विविधता मतलब होता है अनेक प्रकार के। तो जब किसी एरिया विशेष में जीवों की तमाम प्रजातियों की विविधता हो जाती है, तमाम प्रकार के जीव जंतु एक ही स्थान पर निवास करते हैं, एक दूसरे जीवों को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के बीच में अंतरक्रिया करते हैं और एक ही स्थान पर रहते हैं, तो ऐसी एक प्रकार से दशा या सिचुएशन को एक प्रकार से जैव विविधता वाला एरिया बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए, किसी प्राकृतिक प्रदेश में, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, रट लीजिएगा। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, कोई एरिया विशेष है, कोई प्राकृतिक प्रदेश है जहाँ पर तमाम प्रकार के जंगली जीव जंतु या पालतू जीव जंतु, तमाम प्रकार की प्रजातियाँ जीव जंतुओं की, तमाम प्रकार के वनस्पति और पादप की प्रजातियाँ, जो पेड़ पौधे तमाम प्रकार के वनस्पतियाँ होती हैं। जैसे अभी मैं वैष्णो देवी गया था जम्मू में, तो आपने देखा, वहाँ पे मैंने देखा पर्वतों पर तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ, नाना प्रकार की वनस्पतियाँ वहाँ पर उगी हुई थी। तो वहाँ पर एक प्रकार से जैव विविधता वाला एरिया, तमाम प्रकार के जीव जंतु भी वहाँ पर थे। वहाँ के बंदरों को आप देखेंगे इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से बाल उनके ज़्यादा होते लंबे। तो ऐसे ही प्रकृति सारी चीज़ें सेट कर देती है कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर बाल कम होते हैं लोगों के, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य जैवमंडल में पाए जाने वाले जीव जंतु। जैवमंडल में क्या आता है, जैवमंडल में आपका कौन सा मंडल, स्थल मंडल भी आ जाएगा, ठीक है। स्थल मंडल, जल मंडल, ठीक है, और आपका जो वायुमंडल होगा ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। यानी कि जल मंडल, स्थल यानी जल में रहने वाले जीव जंतु भी, चूँकि जल में तमाम प्रकार की प्रजातियाँ जीवों की और पादपों की रहती हैं, स्थल पर भी, और वायु में आप देखते तमाम प्रकार के जीव जंतु विद्यमान रहते हैं। तो इस तरीके से जैवमंडल में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैवमंडल में पाए जाने वाले जीव जंतु, पादप और सूक्ष्म जीवों के मध्य आनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिकी स्तर पर पाई जाने वाली विविधता से जैव विविधता का तात्पर्य है। मतलब कि जैव विविधता से अभिप्राय, जैव विविधता से मतलब क्या होता है, जैव विविधता से अभिप्राय सजीवों यानी वनस्पति और प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय भेद से है।
किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्राणियों की जातियों की संख्या व पादप उस क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाते हैं। यानी कि जीवों की विविधता, तमाम प्रकार के जीव, तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ रहती हैं, वही एरिया। मैं जैव विविधता वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के लिए जैव विविधता का बने रहना आवश्यक होता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक थे, उनका नाम था E.O. विल्सन। E.O. विल्सन नाम के कीट वैज्ञानिक ने 1986 ईस्वी में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। जैव विविधता पर अमेरिकन फोरम के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन में उन्होंने इसका प्रयोग किया था, बायोडाइवर्सिटी का। E.O. विल्सन ने राष्ट्रीय संसाधन परिषद को जैविक विविधता यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जगह जैव विविधता शब्द का सुझाव दिया। तभी से यह शब्द एक संकल्पना के रूप में जैव वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, राजनीतिज्ञों आदि के द्वारा विस्तृत रूप से अपनाया जाने लगा और अपनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को जाना। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं एक प्रकार से वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ अपने। प्रश्न अगला आ चुका है। ये सब प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में आपकी बार आ सकते हैं। ठीक है, चलें। एची लक्ष्य क्या है, एची टारगेट क्या है? देखिए, नगोया एक एरिया है, उसी नगोया में सम्मेलन हुआ था जैव विविधता के संरक्षण के लिए, कि ताकि जीव विविधता जो ह्रास हो रही है, जीवों की जो प्रजातियों में कमी आ रही है, उसको रोकने के लिए एक प्रकार से सम्मेलन किया गया था नगोया नाम के स्थान पर। तो इसके संरक्षण के हेतु जो 10 वर्षीय रणनीति, यानी 10 साल के लिए रणनीति बनाई गई थी, वही एची लक्ष्य के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नगोया में सम्मेलन हुआ, जीवों की विविधता को जो उसमें ह्रास हो रहा था उसको रोकने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए 10 साल के लिए एक नीति बनाई गई। उसी नीति को एची लक्ष्य के नाम से जानते हैं, एची टारगेट के नाम से। इन्हें एची लक्ष्य नाम देने के पीछे कारण यह था कि एची जो है जापान का प्रीफेक्चर प्रांत है जिसकी राजधानी नगोया है। ठीक है, यानी कि एची जो है क्या है, जापान का एक प्रीफेक्चर प्रांत है जिसकी राजधानी नगोया है। एची लक्ष्यों के रूप में इसीलिए इसको जानते हैं। मुख्य रूप से 20 लक्ष्यों को इसमें शामिल किया गया था एची लक्ष्यों में, तथा रणनीति की दृष्टि से इन्हें 5 भागों में बांट दिया गया था। इन 5 लक्ष्यों को, मतलब कि इन 20 लक्ष्यों को 5 भागों में बांट दिया गया था ताकि चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाएँ लोग। रणनीतिक स्तर पर इन लक्ष्यों को 5 शीर्षकों के अंतर्गत लाया जाता है। जैसे कि ये 5 लक्ष्य जो हैं इसमें एची लक्ष्य में क्या शामिल थे। पहला लक्ष्य ये था कि जैव विविधता के क्षय के कारण क्या है, इसको पता करना, यानी जैव विविधता में हरासमेंट क्यों हो रहा है, जैव विविधता में कमी क्यों आ रही है, इसको पता करना। दूसरा, जैव विविधता पर दबाव जो पड़ रहा है उसमें कमी लाने के लिए। इसके अलावा सभी स्तरों पर जैव विविधता की मतलब की सुरक्षा करने के लिए, संरक्षा करने के लिए। इसके अलावा जैव विविधता से प्राप्त लाभों को बढ़ाने के लिए और जैव विविधता के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की प्राप्ति। इन सभी 5 लक्ष्यों को ध्यान में रख करके नगोया में 10 वर्षीय एची लक्ष्य की स्थापना या करी गई थी, या सम्मेलन हुआ था जिसमें 10 साल के लिए पर्यावरण के जो जैव विविधता वाला एरिया है उसमें जो कमी आ रही थी उसको बचाने के लिए ये व्यवस्था करी गई। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहीं पर एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपको कोर्स वगैरह लेना है, जैसे मान लेते हैं आपको पढ़ना है, इसकी पीडीएफ वगैरह, ऐसे ये जो क्लास हो रही है इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, या 4-5 चैप्टर हो चुके हैं उनकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, और भी मॉडल पेपर 1 हो चुका उसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, पिछले वर्ष 2023 वाले क्वेश्चन पेपर हैं उनकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, या क्लासेस करनी है, तो आप तुरंत SMS करें 9161 93 60 62। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, फटाफट से आप भी जुड़ जाइए, देर मत करिए। मात्र 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस रखी गई है इस क्लास की। इसमें आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर विधिवत तरीके से क्लासेस हो रही हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। मात्र 100 रुपये में आपको PDF नोट्स मिलेगा। ठीक है, आपको PDF नोट्स मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर की एक प्रकार से प्लेलिस्ट सेंड कर दी जाएगी, जो भी क्लास होगी लाइव वो ग्रुप में आपको मिलती रहेगी, ये भी आपका एक फ़ायदा होगा। और सारी क्लास की जैसे क्लास होगी, क्लास ख़त्म होने के बाद में उसकी PDF जो होगी वो ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपका इस ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अलावा आपके 2 सब्जेक्ट मेजर के और होंगे, उनकी भी तैयारी हो जाएगी उसी में। ठीक है, इसके अलावा एक माइनर सब्जेक्ट की तैयारी भी हो जाएगी, और आपका जो को करिकुलर वाला सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसकी भी तैयारी आपकी इसी 100 रुपये में हो जाएगी। यानी कि मात्र 100 रुपये में आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जानी है। तो आप 100 रुपये खर्च करके बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है,
तो अभी फटाफट से SMS करें 9161 93 60 62 पर और ज्वाइन हो जाएं ग्रुप में, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से काम कर दिया गया शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा और बहुत सारे छात्र छात्राएं जुड़ चुके हैं। बस आपकी कमी है, आप तुरंत जुड़ जाएं इसमें, ठीक है। मात्र 100 रुपये में, इसीलिए कोर्स की प्राइस बहुत कम रखी गई ताकि हर एक बच्चा BA का इसको खरीद सके और पढ़ सके आसानी से, ठीक है। तो जब आप 100 रुपये लगाएंगे तो आप मन लगा के भी पढ़ेंगे और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। चलें सॉरी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ, ठीक है। आप इसकी शॉट ले लीजिए इसका, आप इसकी शॉट ले लीजिए इसका, फटाफट से सभी लोग लीजिएगा। चले चलिए भाई, हाँ हम लोग कहाँ पहुँचे थे महोदय? हाँ, भूमंडलीय तापन क्या है। अगला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, लगातार कोई विश्वविद्यालय ऐसा बचा नहीं जहाँ पर ये प्रश्न आया ना हो पिछले 2-3 वर्षों में, ठीक है। भूमंडलीय तापन, अब ऊष्मन, तापन को ऊष्मन भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल माने विश्व स्तर पर, वैश्विक, तापन माने तापमान का बढ़ना। जब पूरे संसार का तापमान बढ़ जाता है अचानक से या एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा बढ़ जाए तो वही वैश्विक तापन होता है। वैश्विक तापन से रिलेटेड यानी ग्लोबल वार्मिंग जो होती है जब वातावरण गर्म हो जाता है, चूँकि जब कुछ गैसें होती हैं, उन गैसों में बढ़ोतरी होती है तो वातावरण गर्म होता है और वातावरण गर्म होने के कई नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर ज़्यादा पिघलते हैं और वहाँ से नदियाँ बहती हैं पर्वतों से खूब तेज वेग से, और उसके बाद नदियों में जलस्तर बढ़ता है। नदियों में जब बहाव ज़्यादा होता है तो बाढ़ आते हैं, बांध टूटने की समस्या और जल भराव की समस्या भी आसपास के एरिया में। और इसके अलावा समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है, समुद्र किनारे जो द्वीप हैं समुद्र के अंदर वो डूब जाते हैं, समुद्र के द्वीपीय इलाके डूब जाते हैं, यानी समुद्र किनारे किनारे जो बसे हुए एरिया हैं उनको भी खतरा लगातार बना रहता है, ठीक है। देखिए, भूमंडलीय तापन से अभिप्राय भूमंडल पर बढ़ते तापक्रम से है। भूमंडलीय उष्णता आज विश्व की महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है। भूमंडलीय उष्णता के कारण संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो रहा है लगातार, क्योंकि लगातार जो वातावरण का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। क्योटो संधि हुई थी, उसके अंतर्गत 6 हरित गृह गैसें यानी ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी पहचानी गई जो मुख्यतः भूमंडलीय उष्णता के लिए उत्तरदायी हैं। यानी ये गैसें एक प्रकार से वातावरण को गर्म करती हैं। इनको ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैस क्यों कहा गया? क्योंकि इंग्लैंड वगैरह में या जो ध्रुवीय इलाके हैं जहाँ पर गर्मी वगैरह नहीं पड़ती है, वहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती, तो इस वजह से वहाँ पर गर्मी वाले एरिया नियुक्त करने के लिए यानी कुछ ऐसे एक्वेरियम टाइप का बनाते हैं जहाँ पर गर्मी बनाते हैं, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं उन किरणों की जो ऊष्मा होती है उष्मा को रोक करके और किसी एरिया विशेष को पूरा का पूरा एक टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें जो गर्म एरिया वाली सब्जी है उसको उगाया जा सके। तो ऐसी खेती करी जाती है, तो वो ग्रीन हाउस कहा जाता है। तो उस हाउस को ग्रीन हाउस कहते हैं। तो वहाँ पर जिन गैसों की बहुलता होती है उन गैसों में एक प्रकार से 5 गैसें हैं, ठीक है। इसीलिए इन गैसों को जो वातावरण को गर्म करती है उनको ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस ठंडे इलाकों में एक घर बनाया जाता है जहाँ पर खेती होती है, जहाँ पर ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो फसलें एक प्रकार से उन ठंडी एरिया में नहीं होती हैं, गर्म एरिया में ही होती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हरित गृह गैस कहा गया, ग्रीन हाउस गैसेस कहा गया, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती वातावरण के तापमान को बढ़ाती, जिस तरीके से उस घर के तापमान को बढ़ा देती हैं ये गैसें, उसी तरीके से पूरा का पूरा वातावरण जो है ग्रीन हाउस की भांति हो जा रहा है और इस वजह से पूरा का पूरा वातावरण जो है वो गर्म हो रहा है, क्योंकि इसमें ये गैसें लगातार बढ़ रही हैं। जैसे पहली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिसको आप CO2 बोलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को एक प्रकार से क्या करती है, वातावरण को गर्म करती है। सबसे ज़्यादा वातावरण को प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? तो वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण को सबसे ज़्यादा
प्रदूषित करती है। और वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करती है कौन सी गैस? तो वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम और आप छोड़ते हैं। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। दूसरी गैस है मीथेन। ठीक है, मीथेन गैस भी वातावरण को गर्म करती है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सब ऐसी गैसें हैं जो कि एक प्रकार से वातावरण को गर्म करने के लिए उत्तरदायी हैं, वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा 25 अन्य गैसें भी पहचानी गई हैं जो कि GHG हैं। यानी GHG मतलब क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस। G माने ग्रीन, H माने हाउस और G माने गैसेस। यानी कि ऐसी 25 गैसें और पहचानी गई हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आती हैं, वातावरण को गर्म करती हैं लेकिन कम मात्रा में, तथा भूमंडलीय उष्णता में सहायक होती हैं। यानी कि भूमंडल यानी पूरे के पूरे विश्व के जो गर्माहट है वातावरण की, उसमें बढ़ोतरी करती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मरुस्थलीकरण। मरु माने होता है मरुस्थलकरण। करण माने क्या होता है? एक प्रक्रिया, जिसकी किसी भी शब्द में अगर ये एक प्रकार से कर्ण शब्द लगा हुआ तो कर्ण का सीधा सीधा मतलब होता है एक प्रक्रिया से। ठीक है। स्थली मतलब स्थल का। ठीक है, स्थल किससे रिलेटेड प्रक्रिया है? मरु माने मरी हुई। यानी स्थल जब एक प्रकार से एक प्रक्रिया, मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा एक स्थल खंड क्या होता है? मर जाता है। मतलब कि एक उर्वरक भूमि एक प्रकार से एक प्रक्रिया के द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक उर्वरक भूमि एक प्रकार से मरी हुई भूमि में तब्दील हो जाती है, यही प्रक्रिया मरुस्थलीकरण के नाम से जानी जाती है। मरु माने मरी हुई, स्थल माने स्थल और कर्ण माने प्रक्रिया। यानी कि मरी हुई भूमि में उच्च भूमि का या उर्वरक भूमि का कन्वर्ट होना ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया। चलें आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो पढ़ लेते हैं जो लिखा है, इसको दिखा देते हैं। मरुस्थलीकरण का अर्थ होता है उपजाऊ भूमि का मरुस्थली भूमि में यानी कि मरी हुई भूमि में परिवर्तित हो जाना। मतलब ऊसर बांजर जो होता है कि जहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, कुछ बो दो कुछ भी नहीं होगा, ऐसी भूमि परिवर्तित हो जाती है। पारिस्थितिकीविद और पर्यावरणवेत्ता इसे एक क्रमिक प्रक्रिया मानते हैं। ये अचानक से नहीं हो जाता कि कोई खेत आपने एक सीज़न बोया, वहाँ पर खूब फसल हुई, दूसरे सीज़न वहाँ पर कुछ ही ना उगे, ऐसा नहीं होता है। लगातार जब आप किसी खेत में एक ही फसल बोएंगे, ठीक है, लगातार वहाँ पर पशुओं को चराएंगे, लगातार वहाँ की मिट्टी की खुदाई कर देंगे या मिट्टी किसी कारणों के बस में कट करके बह जाएगी आपके खेत की, तो ऐसी स्थिति में लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी, तब जा कर के भूमि मरुस्थल में बदल जाएगी। जैसे रेगिस्तान का मरुस्थल है, ठीक है, सहारा का मरुस्थल है, ऐसे। तो पारिस्थितिकविद और पर्यावरणवेत्ता इसे एक क्रमिक प्रक्रिया मानते कि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और उसके बाद में एक बैग नहीं आती है, क्रमिक प्रक्रिया धीरे धीरे, जो जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जीव जंतु और मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, तथा इसे मानव के द्वारा पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया, टिहरी बांध की स्थिति व विस्तार बताएं। पिछले वर्ष 2-3 विश्वविद्यालय में यही प्रश्न पूछा गया था, टिहरी बांध परियोजना को लेकर के। तो टिहरी बांध की स्थिति और विस्तार यानी कहाँ तक फैला है और स्थिति यहाँ इसकी किस नदी पर है, कहाँ पर है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य के टिहरी नाम का एक जिला है, टिहरी नाम का जनपद है। उसी जनपद में जो हिमालय पड़ता है उसका नाम है गढ़वाल हिमालय। तो गढ़वाल हिमालय में एक प्रकार से योजना मतलब टिहरी बांध बना है। भौगोलिक दृष्टि से टिहरी बांध स्थल जो है ये 32 मिनट मतलब 32 डिग्री 22 मिनट 54 सेकंड उत्तरी अक्षांश मतलब अक्षांश और देशांतर क्या है, जैसे ये रेखा जो पृथ्वी है ये, अब ये रेखा जो है आपका क्या होती है, ये रेखा आपकी जो होती है ये होती भैया कौन सी रेखा, अक्षांश, ये आपकी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, और ये रेखा जो पृथ्वी पर होती है ये वाली, ठीक है, ये रेखा जो खड़ी खड़ी मैं खींच रहा हूँ, खड़ी खड़ी देशांतर रेखाएं हैं। और जो ये आड़ी रेखाएं हैं या जो पड़ी रेखाएं हैं, ये रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसीलिए प्रथम सेमेस्टर में ही हमने देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था। तो यही बता रहा है कि 32 डिग्री 22 मिनट
54 सेकंड। अब देशांतर, ये सब जो रेखाएं हैं डिग्री में बटी हुई, डिग्री में मतलब कि ये कोण के हिसाब से चलती हैं, ठीक है, कोण बनाती हैं कि ये 32 डिग्री, तो 32 डिग्री का कोण जहाँ पर ये रेखाएं आपस में बनाती हैं, ठीक है, वही एक प्रकार से क्या होती हैं, वही एक प्रकार से अक्षांश की स्थिति होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये 32 डिग्री 22 मिनट और 54 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 31 मिनट और 03 सेकंड या 3 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। टिहरी बांध का मुख्य स्थल भागीरथी और भीलांगना दो नदियों के संगम पर आपको मिलेगा, ठीक है, और भागीरथी और भीलांगना नदी जहाँ पर मिलती है उस प्रयाग को हम गणेश प्रयाग के नाम से जानते हैं। ऐसे ही 4 प्रयाग हैं और इसके बाद में 4-5 प्रयाग के बाद में आपका लास्ट प्रयाग पड़ता है इलाहाबाद में, जहाँ पर संगम का स्नान बड़ा पवित्र माना जाता है। तो वहाँ पर एक प्रकार से इसी को इसीलिए प्रयागराज कहा जाता है, क्योंकि कई प्रयागों का राज। प्रयाग मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं, उसको प्रयाग कहा जाता है, इसीलिए प्रयागराज इसका नाम था पुराना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख कर्ण प्रयाग, गणेश मतलब कि ये गणेश प्रयाग, ऐसे कई प्रकार के प्रयाग हैं। तो इन सभी प्रयोग से मतलब प्रयाग से सबसे बड़ा है कि गंगा और यमुना नदी यहाँ पर आपस में मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि यमुना भी अपने आप में एक बड़ी नदी है और गंगा तो है ही। तो इस तरीके जब दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तो वो प्रयागराज में मिलती हैं, इसी वजह से उसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है उस पूरे एरिया को, ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ पर भागीरथी और भीलांगना नदी मिलती है उस एरिया को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके बिल्कुल समीप स्थित है ये बांध टिहरी। इस स्थल पर नदी तल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 603 मीटर के आसपास है। बांध जलाशय का क्षेत्र डूब क्षेत्र 3 ओर से 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा घिरा हुआ है। टिहरी बांध स्थल उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर, देहरादून से 126 किलोमीटर, मसूरी से 76 किलोमीटर तथा ऋषिकेश से 81 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। ये बात आप ध्यान, ये जरूरी नहीं कि आप ये सब डाटा याद करें, लेकिन आप ये जानें कि कहाँ पर स्थित। तो टिहरी जिले में है, गढ़वाल हिमालय पर पड़ता है, 2 नदियों के संगम पर, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, गणेश प्रयाग बोलते हैं उस स्थान को। और आप ये अगर याद कर पाएँ तो ये उत्तरी अक्षांश और ये देशांतर वाली चीज़ें याद कर लीजिएगा। तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी परियोजना, ठीक है। क्लियर हो गई चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ बताएं। आपदा माने क्या होता है? आपदा जब भी कोई अचानक से कोई चीज़ें आ जाएं, आपदा वही होती है। आपदाएं 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक, यानी कि इसको आप मानव निर्मित कहते हैं। आपदा प्रबंधन प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन व संपत्ति की रक्षा करने व आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु विशेष तैयारी की प्रक्रिया होती है। आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को ख़त्म नहीं करता, खतरे को टाल नहीं पाता, बल्कि यह योजना यानी कि जो आपदा प्रबंधन की योजना है उसको, ये योजना मतलब कि ये जो आपदा प्रबंधन है ये योजना बना करके जोखिम को कम करने में सहायता करता है। कहने का मतलब ये है कि आपदा प्रबंधन का मतलब ये नहीं है कि अब बाढ़ ही नहीं आएगा या अब चक्रवात नहीं आएगी, सुनामी नहीं आएगी, ठीक है, भूस्खलन नहीं होंगे, ठीक है, लैंडस्लाइड नहीं होगी। आपदा प्रबंधन आप देखेंगे जब जम्मू में जाएंगे तो वहाँ पर भूस्खलन आप देखते होंगे कि भाई पत्थर ऊपर से गिर रहा है, तो भूस्खलन के द्वारा ही होता है, लैंडस्लाइड उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें मतलब लोहे का जाल बना हुआ है, उसी जाल पे इसे रोके हैं पूरा का पूरा पर्वत से बांध करके काटी ठोकर के, ताकि गिरे ना कुछ। रास्ते पर आप जाएंगे तब जब चढ़ाई करने को होता है, आप अर्धकुमारी से ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैं एक प्रकार दर्शन करने तो गया था पहली बार, लेकिन मैं एक प्रकार से जियोग्राफिकल जो चीज़ें थी उनको मैं बहुत ध्यान से देखते हुए जा रहा था। चोटी घाटी इतनी ज़बरदस्त आपको वहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलेगा। देखिए वलित पर्वत का जीता जागता नमूना आप जम्मू कश्मीर में जा करके देख सकते हैं। वैसे हिमालय पर्वत तो है ही, लेकिन वहाँ पर आप जा पाएँ कि ना जा पाएँ, लेकिन आप जम्मू की यात्रा तो कर ही सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे तो पर्वत और घाटी आपको दिखेगी कि ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं और बगल में खाई, फिर पहाड़, फिर खाई, इस तरीके से कॉम्बिनेशन चलता है। इसी को वलित पर्वत कहते हैं, जो कुबर के भूसन्नति सिद्धांत के द्वारा बताया जाता है, मैंने आपको समझाया था। तो आपदा का मतलब ये नहीं होता कि आपदाओं को एक प्रकार से आने से रोकना। आपदा, अब कितना भी सरकार चाहे कि पत्थर ना गिरे वहाँ पर, लेकिन पत्थर गिरेगा वो चूँकि प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन पत्थर गिरेगा तो उससे जान माल का खतरा कम हो, इसी वजह से वहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर पत्थर जो है गिर सकता है, इस वजह से यहाँ पर बैठे ना, यहाँ पर रुके ना, वहाँ पर लिखा रहता है रास्ते में।
माता वैष्णो में। और वहाँ पर लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें या जो जाल है पूरा बूंद दिया था ताकि पत्थर गिरे तो वो लोहे का वाला जो जाल है वो कुछ रोक ले। ठीक है, यानी आपदाओं को कम करने का प्रयास है आपदा प्रबंधन। आपदाओं से जान माल का खतरा कम हो, यह प्रयास है। ये प्रयास नहीं कि आपदा प्रबंधन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपदा खत्म ही हो गई एकदम से, ऐसी बात नहीं। ठीक है, आपदाओं को कम करना जिससे जान माल का खतरा कम हो। सॉरी, आपदा के प्रकार बताएं। आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल एक प्रकार से जो आपदा होती है, एक होती है मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा कई प्रकार की होती है, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ज्वालामुखी फट गया, भूस्खलन हो गया, सूखा, तूफान, सुनामी, हिमस्खलन, ये सब बर्फ़ के पहाड़ टूट जाते, तो ये सब एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा है। जबकि मानव निर्मित आपदा एक दूसरी होती है। मानव निर्मित मतलब कि जो मनुष्य के द्वारा होती है। तो मानव निर्मित आपदा किसी प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि इमारत ढह जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, औद्योगिक खतरा, आग लगना, भगदड़ मचना, दंगा होना, ये सब एक प्रकार से मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। ठीक है, जो अचानक से आती हैं। प्रश्न अगला है आपका, सूखा आपदा क्या है? सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उस दशा को सूखा कहा जा सकता है या जाता है जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75% से कम हो। विभाग के द्वारा सूखे के दो वर्ग बताए गए हैं। प्रथम वर्ग में सामान्य सूखा और द्वितीय वर्ग में प्रचंड सूखा रखा गया है। सामान्य सूखा जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 25 से 50% कम हो जाती है तो उसे सामान्य सूखा कहते हैं। लेकिन जब 50% से अधिक वर्षा का मतलब कि असंभव होने पर उसे प्रचंड सूखा कहते हैं। मतलब अभाव होने पर जब 50% से भी अधिक वर्षा का अभाव होता है, कमी होती है, तो एक प्रकार से उसे प्रचंड सूखा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी ओर सूखाग्रस्त क्षेत्र वर्षा जल की कमी के परिणाम स्वरूप निर्धारित किए जाते हैं कि वर्षा में कमी होती है तो उसी हिसाब से सूखा वाला क्षेत्र निर्धारित होता है। अगर वर्षा में किसी एरिया में कम हो रही है तो वो एरिया एक प्रकार सूखाग्रस्त है, ऐसा घोषित किया था। तो उसके लिए मापदंड जो हैं वो मैंने आपको बताए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। बाढ़। बाढ़ क्या है? बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। ऐसी प्राकृतिक आपदा है बाढ़ जो सामान्यतया अतिवृष्टि मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण उत्पन्न होती है, बाढ़ कहलाती है। अत्यधिक वर्षीय बांध व तटबंध टूट जाने से भी नदी के सामान्य जलस्तर में वृद्धि होती है। यानी जब बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है उसकी वजह से कभी कभी बांध भी टूट जाते हैं, जो तट बनाए गए वो तट भी टूट जाते हैं। इस वजह से आसपास के इलाकों में पानी खूब भर जाता है, उसी को बाढ़ कहते हैं। ठीक है, और निकटवर्ती भूभाग का जलमग्न हो जाता है, यानी आसपास के एरिया में जल भर जाता है, वही स्थिति बाढ़ कहलाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी वीडियो को आप लोग। ठीक है, चले। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र को। मैंने समझाया कि जहां पर एक एरिया विशेष में कई प्रकार के जीव जंतु इकट्ठा रहते हैं, वह एरिया एक प्रकार से क्या होती है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से के बीच में इंटररिलेशनशिप करते हैं, वो एक प्रकार से इकोसिस्टम होता है। जैसे कि झील एक इकोसिस्टम है, घास के मैदान इकोसिस्टम का उदाहरण है। तो इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है भैया? पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की एक मूलभूत इकाई होती है। पारिस्थितिकी जो होता है इकोलॉजी बोलते हैं। तो इकोलॉजी जो है उस इकोलॉजी में इको सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पारिस्थितिकी एक विषय होता है अपने आप में, एक सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है। आपको मैंने पारिस्थितिकी के बारे में यानी इकोलॉजी के बारे में और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, दोनों के बारे में बताया है। पारिस्थितिकी को इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इकोलॉजी में इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, यही बात इसमें कही गई है। दूसरी विशेषता यह है कि इसकी संरचना जैविक और अजैविक संगठकों से होती है। जैविक संगठक मतलब कि जिसमें जीव होते हैं, ऐसे जीव जैसे वनस्पतियाँ, तमाम प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु, ये सब मिला करके जैविक संगठक होते हैं। अजैविक संगठक में जैसे मृदा, जल, वायु, ये सब आपके अजैविक संगठक हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से जो है इकोसिस्टम बनता है। तीसरी विशेषता यह है कि जैविक और अजैविक संगठकों के
में अंतर प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो एक प्रकार से जल, वायु या मृदा ये सब हैं, ये जीवों को प्रभावित करती है, जीव उनको प्रभावित करते हैं। इस तरीके से दोनों का तालमेल बना रहता है। इसके अलावा जैविक संगठक के जीवों में भी अंतरक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो एक प्रकार से जो जीव जंतु होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के, एक प्रजाति के जीव दूसरे प्रजाति के जीवों से भी इंटरेक्ट होते हैं, आपसी एक प्रकार से अंतरक्रियाएं करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगली विशेषता है पारिस्थितिकी तंत्र में स्वसाम्य स्थिति क्रियाविधि के कारण स्थिरता व संतुलन बना रहता है। स्वसाम्य स्थिति क्रियाविधि मतलब कि क्या होता है, सभी लोग आपस में तालमेल बना करके रखते हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस तरीके से तालमेल बना रहता है और चीज़ें चलती रहती हैं। अगली विशेषता है प्रवण पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों में विविधता अधिक होती है तथा तंत्र में मानव का अधिक हस्तक्षेप होने पर अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो जो प्रवण पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जीव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में वहाँ पर अगर मानव का हस्तक्षेप होता है तो ऐसे में एक प्रकार से वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से ठीक बात नहीं होती है। ठीक है। सॉरी। आगे देखते हैं प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रण प्रक्रिया या क्रियाविधि होती है जिससे तंत्र में परिवर्तन का प्रति संतुलन स्थापित होता है। यानी कि मान लेते कोई जीव अगर खत्म हो गया या कोई दिक्कत आ गई तो दोबारा से वो एक प्रकार से अंतः नियामक प्रक्रिया जो है उसके द्वारा वो चीज़ें पूर्ति कर ली जाती है। जैसे मैंने बताया था कि खून निकलवाओगे तो खून बनाने का जो मशीन होगा आपके शरीर में वो एक प्रकार से खून और ज़्यादा बनाने लगेगा। ऐसे ही और चीज़ें हैं, ठीक प्रकृति में भी है कि प्रकृति का एक चीज़ अगर कुछ कम हो रहा है तो फिर प्रकृति की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा एक प्रकार से वो चीज़ बनने लगती है और ज़्यादा मात्रा में उसी के हिसाब से। ठीक है। तो ये होता है जिससे स्थिरता बनी रहती है। इसके अलावा जीवों के प्रकार और निवास की दशाओं के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। कौन? जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक, बृहत्तम व समरूप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसे ही झील, ऐसे ही तमाम सारे एरिया में ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। ठीक है। कौन? जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं प्राकृतिक संसाधन तंत्र भी इनको कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र बोलो चाहे पारिस्थितिक तंत्र बोलो, बात एक ही है। अगला है प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र संबंधित क्षेत्र के समस्त जीवों व भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। क्या? जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उससे रिलेटेड जो क्षेत्र होता है उसके समस्त जीवों व भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है पारिस्थितिक तंत्र। इसके अलावा इसमें कार्यशीलता ऊर्जा प्रवाह पर डिपेंड करती है और इसमें स्व उत्पादकता भी होती है और इसके विकास व वृद्धि में अनुक्रम पाया जाता है, एक प्रक्रिया के द्वारा चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के एक प्रकार से विशेषताओं के बारे में समझा। अच्छा, जलवायु परिवर्तन क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। ठीक है। जलवायु परिवर्तन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट किसे कहते हैं बताइएगा। देखिए, जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन यानी कि जो वैश्विक तापन है और जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज और जो एक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग दोनों अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। चूँकि जो तापमान में बढ़ोतरी एक प्रकार से जो है इसमें भी होती है भूमंडलीय उष्णता में, ग्लोबल वार्मिंग अभी हम समझ चुके हैं। वातावरण में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जिसकी वजह से इसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी वजह से एक प्रकार से क्या होता है पर क्लोरो कार्बन, तो इनकी गैसों की वजह से क्या होता है वातावरण गर्म होता है। तो ऐसे ही जलवायु परिवर्तन में भी क्या होता है तापमान में बढ़ोतरी ही होती है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तापमान जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इस वजह से तापमान में बढ़ोतरी होने से एक प्रकार से जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि जलवायु का ही एक अंग है तापमान। किसी स्थान की औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। जब इन औसत मौसमी दशाओं में कैसे तापमान में बढ़ोतरी हो जाए या घटोतरी हो जाए, वर्षा में बढ़ोतरी या घटोतरी हो जाए, आर्द्रता यानी नमी जो होती है वायु की जो नमी होती है उसमें कमी या बढ़ोतरी हो जाए, वायु के दबाव में या अन्य चीज़ों के प्रेशर में कमी या ज़्यादा मतलब दबाव हो जाए, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और दाब
आदि में परिवर्तन हो जाता है। इसी को औसत मौसमी एक प्रकार से दशाएं बोलते हैं। तापमान, वर्षा, आर्द्रता और दाब को जब इसमें परिवर्तन होता है तो इसी परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको भ्रमित नहीं होना है। आगे देखें, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी पर आरंभ से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यानी शुरुआत से ही, जब से पृथ्वी बनी तब से पृथ्वी पर जलवायु का परिवर्तन लगातार हो ही रहा है। जहाँ वर्तमान में मरुस्थलीय प्रदेश है, वह प्राचीन काल में हरे भरे खेत लहराते थे वहाँ पर। यानी जहाँ जैसे रेगिस्तान में आप देख रहे हैं बालू है, जो है वहाँ पर हो सकता है, मतलब पहले वहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे रहे होंगे, और जहाँ पर आज हरे भरे पेड़ पौधे वहाँ पर मरुस्थल कभी रहा होगा। ऐसे सिचुएशन हो सकती हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये सब हुआ है। इसी प्रकार आज जहाँ स्थलीय भाग है वहाँ पहले जलीय भाग रहा होगा। इन परिवर्तनों के प्रमाण एक प्रकार से हैं जलवायु परिवर्तन। इन जलवायु परिवर्तनों को शैलों के स्वरूप, शैल क्रम, झीलों व जलीय भागों में जमा निक्षेपों, जीवाश्मों, रेडियो आइसोटोप्स आदि के अध्ययन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि ये सारी प्रक्रियाएं घटित हुई होंगी। इस बात के भी प्रमाण है कि पृथ्वी पर ध्रुवों तथा कर्क, मकर और विषुवत रेखाओं की स्थितियों में परिवर्तन होते रहे हैं। पृथ्वी पर क्रमिक रूप से हिमयुगों का आगमन होता रहा है। इन हिमयुगों के समय पृथ्वी पर सभी भागों पर बर्फ़ की चादर फैल गई थी। तो इस वजह से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन जो होता है एक लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत लंबे समय में एक प्रकार से वातावरण परिवर्तन होता है। सन 1640 ईस्वी में वायु दाब मापी तथा थर्मामीटर, सन 1676 में वर्षा मापी के आविष्कार के बाद जलवायु का व्यवस्थित अध्ययन किया जाने लगा। जलवायु में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है वो पता चलने लगा हमको। वायु का दाब हम वायु दाब मापी यंत्र से पता लगाने लगे कि वायु का प्रेशर कितना है। थर्मामीटर के माध्यम से हम वातावरण का तापमान पता लगाने लगे कि भाई तापमान में बढ़ोतरी कितनी हुई, कितनी घटोतरी हुई, जिसके माध्यम से हमको जलवायु में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके बारे में पता चला। तो जलवायु का परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया जो कि लंबे समय से चलती रही है। परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन भी विधिपूर्वक होने लगा, यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से होने लगा। वर्तमान में पृथ्वी की जलवायु में निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं लगातार। अब वो कौन से परिवर्तन हैं आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर है पृथ्वी का, वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सन 2050 ईस्वी तक पृथ्वी का तापमान 1.5 से लेकर के 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान तक बढ़ सकता है। यानी कि लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। ठीक है, 2050 तक वैज्ञानिकों का अनुमान है। यानी कि लगभग आज के 25 साल बाद आप देखेंगे तो लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान एक प्रकार से बढ़ सकता है, जो कि एक प्रकार से बहुत एक अच्छी बात नहीं है मनुष्य के लिए भी और अन्य जीव जंतुओं के लिए। दूसरी बात, पृथ्वी पर वर्षा की मात्रा और क्षेत्रीय वितरण में परिवर्तन लगातार आप देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों से वर्षा की मात्रा कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा हो रही है, कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है, कहीं पर बाढ़ खूब आ रही है। तो ये सब समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। ये सब जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। इसके अलावा हिमनद मतलब क्या होता है, ग्लेशियर जिसको आप बोलते हैं। बर्फ़ के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। ये आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे, मतलब कि जम्मू माता में, तो वहाँ पर मतलब कि वैष्णो माता, तो वहाँ पर आपको एक प्रकार से ग्लेशियर नहीं दिखेंगे, क्योंकि बहुत नीचा पहाड़ है, उतना ऊंचा नहीं है। ये पहाड़ मुश्किल से मान लेते हैं कुछ ही दूर है, मतलब कि आप खड़ी चढ़ाई करेंगे तो लगभग ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। ठीक है, लगभग 1500 मीटर या उससे थोड़ा ऊँचा होगा। ठीक है, मान लेते 2000 मीटर होगा, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन जब आप एक प्रकार से और बड़े बड़े पहाड़ों को देखेंगे तो वहाँ पर ऊपर से हिमालय पे आप जाएंगे तो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पूरा पहाड़ हो जाएगा। कुछ दूरी पर जाकर के वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर वैष्णो माता का पर्वत है, त्रिकुटा पर्वत या जो पर्वत है आपका, जहाँ पर भैरव बाबा हैं, तो वहाँ पर पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, क्योंकि वहाँ तक वनस्पतियाँ होती हैं और भी ऊपर जाएंगे तभी वनस्पतियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन जब एक प्रकार से आप जब हिमालय पर्वत पर जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वनस्पतियाँ खत्म हो जाएंगी, केवल बर्फ़ के सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ ही जमी रहेगी। तो वही हिमनद होते हैं, वही ग्लेशियर होते हैं। तो हिमनदों की बर्फ़ पिघल रही है, क्यों? क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है। फलस्वरूप वे पीछे की ओर सिकुड़ रहे हैं, जो हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं वो।
चौथी बात, समुद्रों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, चूँकि जब हिम पिघलेंगे, हिमनद पिघलेंगे, बर्फ़ पिघलेगा तो नदियाँ, चूँकि जैसे गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से बहती है, यमुना नदी यमुनोत्री से, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ऐसे में इन सभी जब बर्फ़ के टुकड़ों में परिवर्तन होगा तो इससे क्या होगा, नदियों के जलस्तर में वृद्धि होगी। इसकी वजह से समुद्र में, चूँकि नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, समुद्र का जलस्तर भी बढ़ेगा। इस वजह से क्या होगा, तमाम प्रकार के संकट आएंगे। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के तटीय भाग होंगे, समुद्र के इलाके होंगे और किनारे वाले वो डूब जाएंगे। जल का विस्तार हो रहा है। मालदीव के लगभग 200 निर्जन द्वीपों में से 1/3 इस खतरे की चपेट में आ चुके हैं लगभग। इसके अलावा पाँचवा नंबर है कि पृथ्वी पर ऋतु चक्र में परिवर्तन लगातार दिखाई दे रहा है। मौसम एक प्रकार से आप देख रहे हैं पहले जैसा मौसम आज नहीं आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब एक प्रकार से इसके जीते जागते नमूने हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओजोन परत के क्षय के क्या कारण है, संरक्षण के उपाय बताएं। ओजोन परत जो है ये एक प्रकार से एक ऐसी परत है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को मतलब कि पृथ्वी तक आने से रोकती हैं। ये वे किरणें हैं, अगर वो हमारे त्वचा पर पड़ जाएं तो हमारी त्वचा को नकारात्मक प्रभाव होगा, हमको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से महोदय इन किरणों का एक प्रकार से पृथ्वी पर पहुंचना बहुत बड़ा एक प्रकार से खतरा है पृथ्वीवासियों के लिए। इससे चर्म कैंसर और ऐसे तमाम प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है। समताप मंडल के निचले भाग में 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में आप देखेंगे ओजोन नाम की गैस की प्रधानता है। 35 किलोमीटर के पास ओजोन का मिश्रण अनुपात सर्वाधिक होता है तथा ओजोन का सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगा। तो ये परत है जो कि वहाँ पर O3 नाम की गैस है, ओजोन गैस, वो एक प्रकार से सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो बेकार किरणें उनको सोख लेती है और जो अच्छी किरणें होती हैं उनको ही पृथ्वी पर भेजती है। ठीक है। वायुमंडल में ओजोन का सर्वाधिक महत्व रहा है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके अपने तापक्रम को बढ़ा लेती हैं। यदि ओजोन मंडल ना होता तो धरातल का तापक्रम इतना अधिक हो जाता कि उस पर भोजन, जीवन व वनस्पति आदि का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता था। यानी कि अगर ओजोन लेयर जो है वो अगर ख़त्म हो जाए तो व्यक्तियों का रहना एक प्रकार से मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। विज्ञान में तरक्की तथा नवीन प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप मानवीय क्रियाकलापों के कारण ओजोन मंडल का रिक्तीकरण हो रहा है। यानी ओजोन मंडल एक प्रकार से लगातार ख़त्म हो रहा है। इसके पीछे मानवीय हस्तक्षेप ही है, क्योंकि मनुष्य ऐसे ऐसे कर्म कर रहा है जिस वजह से एक प्रकार से तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह रिक्तीकरण वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाले जो वायुयान है, यानी कि जो तमाम प्रकार के हवाई जहाज़ उड़ते हैं, इस वजह से ओजोन गैस जो है ख़त्म हो रही है। सुपरसोनिक जो ट्रांसपोर्ट है उसकी वजह से जेट यान जो तमाम उड़ते हैं, SST जेट एयरक्राफ्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कॉनकॉर्ड SST जेट एयरक्राफ्ट, ब्रिटेन फ्रांस में से निस्तृत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चूँकि इन सभी जो विमान ऊपर उड़ते हैं उनसे तमाम प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं, तमाम प्रकार के जो है विषैली गैसें, उनकी वजह से जो ओजोन गैस है वो खतरे में पड़ गई है। इस वजह से एक प्रकार से वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। निस्तृत नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूलन तथा प्रशीतक आदि में प्रयुक्त तथा निस्तृत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC गैस जो है ये एक प्रकार से इतनी खतरनाक गैस है जो कि ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है। ओजोन लेयर अगर ख़त्म हो गई तो मनुष्य का जीवन एक प्रकार से पृथ्वी पर संभव नहीं हो सकेगा। पृथ्वी पर मनुष्य का रहना एक प्रकार से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस वजह से ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। स्मरणीय है कि सुपरसोनिक जेट 18 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्वनि गति से दुगनी रफ्तार से उड़ते हैं, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करते हैं और बहुत तीव्र गति से उड़ते हैं। ठीक है। इनसे निश्चित नाइट्रोजन ऑक्साइड से ओजोन गैस का ह्रास हो रहा है, यानी कि इससे जो निकलने वाली गैस है जेट विमानों से, सुपरसोनिक जेट जो हैं 18 से 22 किलोमीटर के बीच में जो उड़ते हैं, इनसे जो गैसें निकलती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड खास करके, वो एक प्रकार से ओजोन गैस को प्रभावित करती है, ओजोन गैस को में कमी लाती है। यदि 500 सुपरसोनिक जेट का दल प्रतिदिन उड़ान भरता है तो ओजोन में 12% तक ह्रास हो जाएगा। यानी अगर 500 सुपरसोनिक जेट का एक प्रकार से विमान इकट्ठा उड़ता है तो एक प्रकार से आप मान लीजिए कि 12% तक एक प्रकार से ओजोन गैस जो है समाप्त हो जाएगी, जिससे कि मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग आप देखेंगे 1,20,000 लोग चर्म कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे। ये अनुमान है वैज्ञानिकों का। वर्तमान समय में संसाधन सामग्रियों और प्रशीतक आदि में प्रयुक्त जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है, इनके आदि संयुक्त रूप से समताप मंडल में उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर ओजोन मंडल रहता है।
जो सौरिक विकिरण की पराबैंगनी किरणों को नष्ट करती हैं। इस तरह स्पष्ट है कि आधुनिक उपकरणों के माध्यम से मनुष्य स्वयं अपने लिए पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, खतरा उत्पन्न कर रहा है। मनुष्य की वजह से ही एक प्रकार से तमाम प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, ओजोन परत की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। ओजोन परत की सुरक्षा के उपाय, ये सब प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओजोन परत की सुरक्षा के उपाय, देखिए ओजोन परत के क्षय से उत्पन्न दुष्परिणामों की भयावहता से आतंकित मानव अब ओजोन परत की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है। ओजोन परत की सुरक्षा का एकमात्र उपाय है वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को सीमित करना। आजकल जो एसी, रेफ्रिजरेटर ये सब जो हैं, इन सभी से भी जो है CFC नाम की गैस निकलती है। ठीक है, इस वजह से एक प्रकार से दिक्कत हो रही है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। 16 सितंबर 1998 को ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में विश्व के लगभग 40 देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, जिसमें सन 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन की दर 50% कम करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि एक प्रकार से लिया गया था यह निर्णय। ठीक है, इस समझौते पर भारत, चीन और ब्राज़ील को छोड़ करके विश्व के 40 औद्योगिक रूप से विकसित देशों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत, चीन और ब्राज़ील ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि इसमें भी राजनीति हो जाती है ना, इस वजह से चीज़ें। तो अगर आपको कोर्स वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं, मतलब इसका PDF वगैरह प्राप्त करना है तो आप 91 61 93 60 62 पर SMS करें और PDF प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो का नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आप ले सकते हैं। क्लास यानी कोर्स वगैरह आपको हर एक सब्जेक्ट का कोर्स आपको मात्र 100 रुपये में दिया जा रहा है, तो आप PDF नोट्स प्राप्त कर पाएंगे। आप इन सभी यानी जो भी क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी उन सभी की PDF नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगी, और आपके को करिकुलर की तैयारी भी हो जाएगी, वहाँ पर को करिकुलर की PDF नोट्स मिल जाएगी, और ऐसे तमाम प्रकार के और सब्जेक्ट जो भी आपने लिए होंगे सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र और मात्र उसी 100 रुपये में ही। ठीक है, तो आप फटाफट से SMS करके ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको एक प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। SMS करें 91 61 93 60 62 पर, अबाउट में भी नंबर आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर। बाकी आप पाजेब कहानी अगर नहीं देखें, पाजेब कहानी जयंत कुमार की, इस पर चर्चा मैंने कर दी, आप देख लीजिएगा इसको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।